वेलकम आप सबका इस वीडियो में। आज हम जीवन की मौलिक इकाई पाठ के नोट्स देखेंगे कक्षा 9 विज्ञान। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। तो सभी सजीवों का शरीर छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार एक ईंटों की दीवार ईंटों से बनी है उसी तरह हमारा शरीर कोशिका से बना है। सेल शब्द लैटिन के सेला से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है। और कोशिका क्या है? जीवन की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना, जीवन की मूल इकाई है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कोशिका की खोज का इतिहास। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने 1665 में कॉर्क की पतली परत को माइक्रोस्कोप से देखा, उसमें छोटे छोटे खाने जैसे ढांचे दिखे, उन्होंने सेल नाम दिया। उसके बाद है लिवेनहॉक 1674, सबसे पहले जीवित कोशिका को इन्होंने देखा। और रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने कैसी देखी? मृत कोशिका, जो कॉर्क होती है, पेड़ की छाल से बनी कॉर्क होती है, ठीक है ना, तो वो मृत थी जबकि इन्होंने जीवित देखा। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। कोशिका होती है और कोशिका के बीचों बीच या साइड में, आगे हम डिटेल में देखेंगे, एक गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। स्लाइडेन ने कहा कि सभी पौधे हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। और सवोन ने कहा कि सभी जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं। और रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी प्रत्येक कोशिका किसी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, यानी कोई भी नई कोशिका बनती है वो पहले स्थित कोशिका से बनती है। इसके बाद है कोशिका सिद्धांत। तो ये स्लाइडेन, सेवान और वो रुडोल्फ विर्चो उनके कथन को ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने मिलकर दिया था, तो स्लाइडेन और सेवान ने दिया था, ठीक है। सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है ना। सभी जीव क्या है? कोशिकाओं से बने हैं, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और तीसरा इसमें ध्यान रखने का, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, रुडोल्फ विर्चो का कथन आ गया। इसके बाद बात करते हैं कोशिका के प्रकार। तो एक कोशिका यूनिसेलुलर जीव होते हैं, ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया या जीवाणु है। इसके अलावा बहुकोशिक जीव होते हैं, मल्टीसेलुलर, और ये कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे मानव है, पौधे है, पशु है, ये उच्च कोटि के जीव होते हैं। शरीर की संरचना जटिल होती है। अब है कोशिकाओं में विविधता। तो सभी कोशिकाओं का आकार, आमाप, साइज, शेप आदि और कार्य अलग अलग होते हैं। कुछ कोशिकाएं गोल होती है। आकार अब शेप को हिंदी में लिख सकते हैं आकृति, ठीक है। यहाँ पर आकार, आकृति, कार्य अलग अलग होते हैं। कुछ कोशिकाएं गोल होती है जैसे रेड ब्लड सेल, कुछ लंबी होती है न्यूरॉन, और कुछ बेलनाकार होती है जैसे पौधे की कोशिकाएं। और भी बहुत सारे हैं, आप किताब में देख सकते हैं। और सभी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक अंग बनते हैं और फिर शरीर की रचना होती है। कोशिका की मुख्य विशेषताएं हमने पढ़ी थी। यह शरीर की संरचनात्मक इकाई है, इसका मतलब प्रत्येक जीव की संरचना कोशिकाओं से बनी है। एक क्रियात्मक इकाई है, कहने का मतलब कोशिकाओं में सभी जीवन क्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन आदि होती है। और विकास की नई इकाई है, इसका अर्थ हुआ कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है जिससे वृद्धि होती है। इसके बाद है कोशिका का आकार और कार्य। तो कोशिका का आकार कार्य पर निर्भर करता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, औसतन आकार 1 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। और कोशिका के कार्य देखें तो वो कोशिक जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। जैसे मनुष्य में शरीर के विभिन्न अंग व अंग तंत्र अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे पाचन है, पाचन के लिए अलग तंत्र है, उत्सर्जन के लिए अलग तंत्र है, किडनी है, ठीक है। वहीं एक कोशिक जीवों में कार्य यथा पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन विभिन्न कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। हम आगे देखेंगे। गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतर्द्रव्य जालिका है, ये सब कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका की संरचना की। तो कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली की बात कर लेते हैं। परिभाषा या बेसिक इंट्रो इसका है, कोशिका की सबसे बाहरी जीवित झिल्ली जो कोशिका के चारों ओर से घेरे रखती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली यानी क्या है? कोशिका के सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होती है सबसे, वो क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है। ये कोशिका को उसके बाहरी वातावरण से अलग करती है, ठीक है ना। कोशिका के अंदर वातावरण अलग होगा, बाहर कुछ अलग होगा, तो ये दोनों को अलग करने का काम कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है। संरचना, यह झिल्ली लिपिड यानी वसा और प्रोटीन की बनी होती है। इस संरचना को लिपिड द्विस्तर मॉडल कहा जाता है। ये अर्धपारगम्य होती है, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, केवल आवश्यक पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है, सबको नहीं आने जाने देती, ठीक है।
और इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका के भीतर व बाहर पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करना। यानी यहाँ पर भी कुछ पदार्थ है और यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ अंदर आएंगे और कुछ बाहर जाएंगे, तो इनका कंट्रोल कौन करेगी, ये प्लाज्मा झिल्ली करेगी। प्रासरण और विसरण के द्वारा पदार्थों को आने जाने देना। पदार्थ किसके द्वारा आते जाते हैं, प्रासरण और विसरण के द्वारा। हम अभी आगे पढ़ेंगे। कोशिका के आकार को बनाए रखना, झिल्ली है इसलिए एक निश्चित आकार है इसका, ठीक है ना। कोशिका के संवेदनशील भाग के रूप में बाहरी संकेतों को ग्रहण करना। बाहर से जो संकेत आ रही है उनको ये ग्रहण करती है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी केवल कुछ विशिष्ट पदार्थों जैसे जल, गैसें, पोषक तत्वों को अंदर बाहर आने जाने देती है, ठीक है। पदार्थों का आवागमन किस तरह होता है, इसमें दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है, एक तो विसरण द्वारा और एक प्रासरण द्वारा। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। विसरण क्या है, जब किसी पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले की ओर स्वतः गति करते हैं तो इसको कहते हैं विसरण। यानी किसी पदार्थ की सांद्रता जहाँ ज़्यादा है, एक साइड कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर जाना क्या कहलाता है, अपने आप गति करते हैं, ये विसरण कहलाता है। जिसे विसरण ज़्यादातर गैसों में पाया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिका के अंदर बाहर आवागमन विसरण द्वारा होता है। ऑक्सीजन बाहर से कोशिका के अंदर आती है क्योंकि इसकी सांद्रता कम है, यानी कोशिका है, ये बाहर ऑक्सीजन O2 बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ये बाहर से अंदर आएगी। ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं का उपयोग करेंगे तो इसके अंदर, कोशिका के अंदर क्या बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है इसलिए ये बाहर चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाती है क्योंकि बाहर इसकी सांद्रता कम होती है, ठीक है। अब प्रासरण, जब जल के अणु, यानी एक विसरण का ही प्रकार है, लेकिन जब द्रवों के लिए यूज होगा तब इसे विसरण नहीं, हम प्रासरण कहेंगे, वो गैसों के लिए यूज होता है। जब जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं तो इस प्रक्रिया को प्रासरण कहते हैं। यानी उच्च जल सांद्रता का, यानी पानी की सांद्रता कितनी है, पानी ज़्यादा किधर है, पानी में हो सकता है और कुछ घुलाओ, ठीक है ना। जैसे मैं अगर कहूँ, आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। उच्च जल सांद्रता और निम्न जल सांद्रता होती क्या, अभी मैं बता देता हूँ। जैसे एक नॉर्मल पानी है, ठीक है, केवल पानी है, ठीक है ना, तो केवल पानी है तो उसकी सांद्रता क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब अगर मैं मान लो 1 गिलास पानी है, उसमें 2 चम्मच मैंने नमक घोल दिया, तो अब मैं पूछूं कि किस में जल की सांद्रता ज़्यादा है, तो आप कहेंगे केवल पानी की गिलास है उसमें जल की सांद्रता ज़्यादा है, यानी किस में पानी कितना है। और मैं अगर मान लो 5 चम्मच नमक घोल दूँ किसी जल के गिलास में, ठीक है, 5 चम्मच नमक लेकर उसमें पानी डालता हूँ तो उसमें जल की सांद्रता और कम हो गई। आधा गिलास चीनी या नमक का भर दूँ, उसमें पानी डालूँ तो उसमें और नमक की सांद्रता या चीनी की सांद्रता कम होगी। तो इस तरह सांद्रता होती है। और ये क्या करते हैं, जहाँ उच्च जल सांद्रता से निम्न से, जहाँ जल की सांद्रता ज़्यादा होती है उधर से कम की ओर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर विलयन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। विलयन 2 भागों से बना है, विलय प्लस विलायक, ठीक है। विलायक क्या है, विलायक यहाँ पर जल है और विलायक हमेशा ज़्यादा होता है और विलय कम होता है। जैसे जैसे विलय बढ़ेगा, यानी कि उसी अनुसार हम तुलना करेंगे विलय और विलायक के आधार पर, भी मैंने बताया था। अब प्रासरण के प्रकार है, एक होता है अंतःप्रासरण, जब कोशिका के अंदर आता है पानी। जब कोशिका को जल वाले विलयन हाइपोटोनिक में रखा जाता है तो जल कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और फूल जाती है ना। किशमिश है, किशमिश को खीर आदि पानी में रखे तो वो फूल जाती है, तो ये क्या अंतःप्रासरण, क्योंकि बाहर से किशमिश के अंदर पानी आ गया। अब बहिःपरासरण, जब कोशिका से बाहर जल निकलता है, जब कोशिका अधिक सांद्र विलयन में रखा जाता है तो बाहर निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है, किशमिश का सिकुड़ना, ठीक है। किशमिश है, किशमिश गीली है, उसको नमक, बहुत ज़्यादा नमक वाले पानी में रखेंगे तो बाहर नमक में सांद्रता कम है, किशमिश में अगर ज़्यादा है जल की सांद्रता, वो बाहर चली जाएगी अंदर से, तो ये किशमिश सिकुड़ जाएगी। संप्रासरण, जल का आवागमन संतुलित रहता है जब दोनों ओर विलयन की सांद्रता समान रहती है, यानी ऐसी जगह रखिए, किशमिश को ऐसी जगह रखें उसके अंदर जो जल की सांद्रता है बाहर भी उतनी ऐसे माध्यम में रखें तो जल न तो बाहर जाएगा न अंदर आएगा, इसको कहेंगे संप्रासरण। अब जीवों में प्रासरण और विसरण दोनों का महत्व क्या है, तो विसरण गैसों का आदान प्रदान करता है कोशिका व वातावरण के बीच, यानी कि हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, वो कोशिकाओं तक कैसे पहुँचती है, विसरण द्वारा, और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाहर कैसे आती है, कोशिका के बाहर, वो भी विसरण द्वारा। और प्रासरण का महत्व देखें तो पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण इसी द्वारा होता है। जड़ में पौधे अवशोषण किसके द्वारा करते हैं, प्रासरण द्वारा। प्रासरण के कारण ही जल का प्रभाव पत्तियों, जड़ों, अन्य भागों में होता है, जड़ से के फिर पौधे के ऊंचे भाग में चला जाता है, ठीक है। अब अगली संरचना बात करते हैं, कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है, ठीक है।
कोशिका झिल्ली के भी बाहर होती है, सिर्फ पौधों में होती है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। कोशिका भित्ति केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। इसकी विशेषताएं अजीवित होती है, मृत होती है, एक तरह से अजीवित मृत होती है। ये कोशिका को आकार, कठोरता और सुरक्षा देती है। केवल पौधों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। जल व गैसों को स्वतंत्र रूप से ये गुजरने देती है, इनको नहीं रोकती, बाकी को रोकती है। कार्य क्या है? पौधे को कठोरता और सहारा देना, प्लाज्मा झिल्ली को बाहरी दबाव से बचाना। अब प्लाज्मा झिल्ली है कोशिका के बाहर, अब इसे बाहर से दबाव पड़ेगा तो इसको रोकेगी कौन? इसके बाहर एक परत होगी जो पौधों में पाई जाती है, उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका को अत्यधिक जल प्रवेश से फटने से रोकती है। बहुत ज़्यादा जल अंदर आ गया तो कोशिका फट जाएगी, उससे रोकेगी कौन? कोशिका भित्ति। मृत कोशिकाओं में यह स्थायी ढांचा बनाती है। अगला है जीवद्रव्य कुंचन। जब किसी पौधे की कोशिका को यहाँ पर किया जाएगा कि कोशिका को अधिक सांद्र विलयन में रखा जाता है तो कोशिका से जल बाहर निकल जाता है और कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। इसको जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। यानी अधिक सांद्र वाले विलयन में रखे, ठीक है ना, कोशिका को रख दिया तो बाहर अंदर कम सांद्रता अधिक सांद्रता में रखा जाता है तो कोशिका से बाहर निकल जाता है। सांद्र विलयन, सांद्र यानी कि नमक ज़्यादा घुला हुआ पानी हो, ठीक है ना, ज़्यादा नमक का पानी हो, चीनी का पानी हो, उसके अंदर किसी कोशिका को रखे, अंदर जल ज़्यादा है, बाहर कम है तो ये बाहर जाएगा। अधिक सांद्रता का अर्थ ही हुआ अधिक सांद्रता विलयन वाला है, मतलब ये हुआ सांद्रता किसकी है? सांद्रता किसी पदार्थ की है उसके अंदर, तो बाहर जाएगी और ये कोशिका का जीवद्रव्य होता है अंदर, वो सिकुड़कर एक साइड में आ जाएगा। इसी को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब बात करते हैं केंद्र की। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है या नियंत्रण केंद्र होता है। ये कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और आनुवंशिक जानकारी रखता है। संरचना देखें तो ये मुख्य 4 भागों से बना होता है। सबसे पहले होती है नाभिक झिल्ली, दोहरी झिल्ली जो केंद्र को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। ये कोशिका एक केंद्रक और सबसे बाहर इसकी झिल्ली होती है, वो साइटोप्लाज्म से अलग करती है। इसके अलावा नाभिक रस, अंदर का दरवाजे जिसमें डीएनए और अन्य कण तैरते हैं। एक होती है इसके न्यूक्लियस, तो ये कोशिका के अंदर केंद्रक और इसमें महीन सी गोलाकार संरचना होती है, उसे कहते हैं केंद्रिका या नाभिका। केंद्र के अंदर एक गोलाकार कण जो आरएनए का बना होता है। अगला है क्रोमेटिन तंतु, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ है और प्रोटीन होता है शरीर में, पता है, जो कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम बनाती है, या आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब कार्य देखें तो कोशिका की सभी क्रियाओं का एक कंट्रोल करता है। विरासत का भाग यानी डीएनए में सभी, यानी एक पिता कैसा है? आनुवंशिक, जैसे किसी के घुंघराले बाल, नीली आंखें और भी बहुत सारे लक्षण, किसी का बौना होना, किसी का लंबा होना, तो वो क्या है? वो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, डीएनए द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो इसके अंदर स्थित होता है। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के माध्यम से जानकारी का यह संचरण करती है। राइबोसोम बनाने के लिए आरएनए का निर्माण इसमें होता है। अगला कोशिका का भाग है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच जो ये सबसे बाहर प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, और यहाँ पर केंद्रक है। इन दोनों के बीच जो स्थित है वो क्या है? कोशिका द्रव्य है। जेलीनुमा पदार्थ है, इसे ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जेली जैसा अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। संरचना देखें तो ये अपारदर्शी है, यानी इसके आर पार नहीं देख सकते। चिपचिपा होता है तरल पदार्थ, इसमें 80% तो पानी होता है। इसके अलावा प्रोटीन है, साल्ट है, शर्करा, वसा आदि घुले होते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहलाता है, ठीक है। और इसके भीतर अन्य कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड आदि पाए जाते हैं। इसके बाद है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिन कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से परिभाषित केंद्रक तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं होते। यानी अभी मैंने कहा था कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक हो, जरूरी तो नहीं सभी में हो, तो जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, केंद्र की जो चीज़ें होती है वैसे ही ऐसी होती है, ठीक है ना। तो कहाँ पर तो कोशिका द्रव्य और कहाँ पर केंद्र का स्पष्ट विभाजन नहीं होता। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जैसे भी गोल्जी बॉडी जैसे कोशिकांग नहीं पाई जाती, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसमें प्रो का अर्थ होता है प्रारंभिक, कैरियन का होता है नाभिक। यानी ये प्रीमेटिव है ना, सबसे पुरानी, सबसे पहले विकसित हुई जो सरल कोशिका, जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, बैक्टीरिया, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है, ठीक है। और इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, बीच में कहाँ केंद्र का पता नहीं चलेगा, और कोशिकांग है झिल्लीयुक्त नहीं पाए जाते। और यूकैरियोटिक कोशिका, तो जिन कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। यू का अर्थ होता है ट्रू, कैरियन नाभिक, यानी वास्तविक नाभिक जिनमें पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब बात कर लेते हैं
करते हैं कोशिकांग की, तो कोशिकांग वे सूक्ष्म भाग है जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और हर एक कोशिकांग एक विशिष्ट काम करता है। अभी मैंने बताया गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया वो होते हैं, हर किसी का अपना अपना काम होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। तो एक जालीनुमा नलिकाओं और थैलियों का समूह है जो कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन, इसका काम क्या, परिवहन करना। यानी ये जालीनुमा नलिकाएं और थैलियों का समूह है जो कोशिका के भीतर क्या करता है, परिवहन का काम करता है। प्रकार एक होता है रफ यानी खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसमें राइबोसोम से ढकी होती है ना। ये राइबोसोम दो होती है, चिकनी और खुरदरी। खुरदरी वो होती है जिस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ठीक है, और ये काम क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन बनाती है। एक होती है चीकनी, चिकनी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें क्या राइबोसोम नहीं होते, ये राइबोसोम के कण नहीं होते। इसका काम क्या होता है, वसा और हार्मोन का संश्लेषण। जो खुरदरी होती है वो प्रोटीन संश्लेषण करती है, जबकि ये वसा और हार्मोन संश्लेषण करती है, स्मूथ होती है। जो खुरदरी पर राइबोसोम होते हैं जबकि इस पर नहीं होते। अन्य कार्य, कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, भी बताया जैसे, और कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी ये मदद करती है। अगला है गोल्जी बॉडी। यह चपटी थैलियों और वेसिकल्स का समूह होता है जो कोशिका में बने पदार्थों को संशोधित, पैक और वितरित करता है। यानी कोशिका में पदार्थ बन गए, ठीक है, उनको क्या करेगा, संशोधित करेगा, मॉडिफाई करेगा। जैसे हम कई बार नोट्स लिखते हैं तो अब देखते हैं कि यार इसमें कुछ चेंज हो सकता कि नहीं हो सकता, उसी तरह इसमें कुछ चेंज हो सकता नहीं हो सकता, किसी अन्य रूप में बदलना है या नहीं बदलना। पैकेजिंग करती है उन पदार्थों की। इसके अलावा उनको ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह आगे भेजता है कि तुम इधर जाओगे, तुम उधर जाओगे, ऐसे करके। ठीक है, इसके कार्य है प्रोटीन और वसा का संशोधित और पैकेजिंग। प्रोटीन और वसा जैसे बनती है ईआर में, उसका आगे अलग रूप यह बनाता है और कोशिका के बाहर स्रावित होने वाले पदार्थों को तैयार करता है। ये लाइसोसोम का निर्माण करता है और कोशिका झिल्ली की कोशिका झिल्ली है उसको पुनर्निर्माण में भी सहायता करता है। अगला है लाइसोसोम। यह झिल्ली से गिरे छोटे थैलीनुमा कोशिकांग है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यानी पाचक एंजाइम क्या होता है, ऐसे एंजाइम जो जो जिन पदार्थों की जरूरत नहीं उन्हें गला सके, उन्हें कहते हैं पाचक एंजाइम, जिन्हें पचा सके। कार्य, कोशिका के अवांछित पदार्थों या मृत कोशिकाओं को तोड़ दे। कोशिका के कोई जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और जो मृत है एकदम, वो किसी काम के नहीं है, तो ये एक लाइसोसोम ऐसा होता है, ये फट जाती है। पर इसमें जहरीले एंजाइम होते हैं जो मरे हुए जो कोशिकाएं हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, उसके ऊपर जाकर गिरती है और वो नष्ट हो जाता है। यानी कोशिका का कचरा साफ करने का काम करता है। बाहरी हानिकारक पदार्थों जैसे बैक्टीरिया को पचाते हैं। बाहर से कोई बैक्टीरिया आदि आ गया जो कोशिका को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी भी ये फील्डिंग सेट कर देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पूरी कोशिका को पचा देते हैं। कई बार क्या, पूरी एक कोशिका में बीमारी फैल जाती है कोई, वो दूसरी कोशिका में न फैले, तो उसको भी ये उसकी भी फील्डिंग सेट कर देते हैं, उसी को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका का सफाई कर्मचारी या आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। यह द्विपरत झिल्ली से घिरे अंडाकार कोशिकांग है जिन्हें कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, यानी पावर हाउस। बिजली का पावर हाउस होता है, इसी तरह कोशिका का पावर हाउस होता है, खुद की ऊर्जा ये खुद ही बनाता है। कार्य, पोषक तत्वों के अपघटन से ऊर्जा बनाना। पोषक तत्व है उनको अपघटित करता है, इससे ऊर्जा बनाता है। यह ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर रहती है। कोशिका की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है, यानी एक तो पदार्थों से ऊर्जा उत्पन्न करता है और सब वो बांटता भी है। ठीक है, अगला है प्लास्टिड। ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं होते। प्लास्टिड झिल्ली से गिरे रंगीन हो सकते हैं, कलर, या रंगहीन यानी कलरलेस, सिर्फ सफ़ेद रंग के, बिना किसी रंग के कोशिकांग जो भोजन निर्माण, रंग और भंडारण से जुड़े होते हैं। प्रकार देखें तो क्लोरोप्लास्ट, ये हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल, हरा वर्ण पाया जाता है इसमें क्लोरोफिल, और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। पौधे जब लाइट एनर्जी लेकर प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो इसमें ये काम आता है। हरी पत्तियों में ये पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट, ये लाल, पीला, नारंगी फूलों और फलों को रंग देता है। ये लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, नारंगी हो सकता है। इसका काम ये, रंग बिरंगे फूल होते हैं, चटकीले फलों के रंग अलग अलग होते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, क्रोमोप्लास्ट। अगला है ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगीन होता है, कोई कलर नहीं होता इसका। यह भोजन बनाता है, भोजन का भंडार करता है, जैसे स्टार्च है, वसा है, प्रोटीन है, यह क्या है, पौधों में इनको स्टोर करता है। ठीक है, तो तीनों पढ़ लिए। क्लोरोप्लास्ट है, हरा वर्ण क्लोरोफिल होता है इसमें, और ये पत्तियों में पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश संश्लेषण करता है। क्रोमोप्लास्ट, ये लाल, पीला, नारंगी होते हैं, फूल फलों को रंग देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, कोई रंग नहीं होता लेकिन ये स्टार्च वसा प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगला है रसदानी या वैक्यूल। एक बड़ी थैलीनुमा संरचना है जिसमें कोशिका द्रव्य का द्रव्य भरा रहता है। विशेषता देखिए,
पौधे कोशिकाओं में बड़ी और स्पष्ट होती है, यानी पौधों की कोशिकाओं में कोशिका का देखना आप चित्र तो बड़ी और स्पष्ट होती है। पशु कोशिकाओं में बीच में होती है रिक्तिका बड़ी सी पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में देखें तो साइड में छोटी छोटी होती है, और जंतु कोशिका में केंद्र के बीचों बीच होता है, जबकि पादप कोशिका में केंद्र थोड़ा साइड में होता है क्योंकि बीच में बड़ी सी एक रिक्तिका आ गई। कार्य देखें तो जल, लवण, शर्करा, अपशिष्ट पदार्थों का यह भंडारण करती है, और पादप कोशिका के आकार और ट्रिगर प्रेशर को यह बनाए रखती है। ठीक है, आप ट्रिगर प्रेशर आपके लिए नया शब्द है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आगे की कक्षाओं में आप पढ़ लेंगे इसको। और पौधों को कठोरता और स्थिरता प्रदान करती है, इसको आप ट्रिगर प्रेशर को हटा देते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं कोई नहीं पूछेगा। पौधे कोशिकाओं के आकार को बनाए रखना और कठोरता और स्थिरता प्रदान करना, और जल, लवण आदि अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण भी करना, ये इसके कार्य होते हैं। अब छोटा सा है एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी देख लेते हैं। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो जंतु कोशिका में नहीं होती। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जिससे प्लास्टिड पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में कोई प्लास्टिड नहीं पाया जाता। सबसे पहले कोशिका भित्ति, ये पादप में मिलती है, जंतु में नहीं मिलती। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट जैसा प्लास्टिड, ये भी क्या है, पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। इसके अलावा पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसदानी या रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी अनेक रिक्तियाँ रसदानियाँ होती है। ठीक है, आप पादप और जंतु कोशिका में इसी से कर सकते हैं। बड़ा एक ऐसे रस रिक्तिका होगी, पादप कोशिका के बीचों बीच होगी, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी होगी और साइड में होगी। पादप कोशिका में केंद्र कोशिका के किनारे पर स्थित होता है, क्योंकि बीच से बड़ी रसदानी आ गई, बीच में रिक्तिका या रसदानी आ गई, तो केंद्र का होगा, केंद्र साइड में होगा। जबकि जंतु कोशिका में केंद्र का एकदम केंद्र के बीचों बीच होता है, कोशिका के बीचों बीच होता है केंद्र जंतु कोशिका में। एंड आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। फिर आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, कोशिका विभाजन। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या अधिक नई कोशिकाएं बनाती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कोशिका विभाजन। यानी एक कोशिका है, वो क्या ऐसे बीच से दरार सी आ गई, उससे दो कोशिका बन गई, इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। इसका महत्व क्या है, जीवों की वृद्धि, मरम्मत और प्रजनन के लिए जरूरी है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक होता है माइटोसिस जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। यह वह प्रकार है जिसमें मूल कोशिका से दो समान कन्या कोशिकाएं डॉटर सेल बनती है। एक कोशिका होती है, बीच से टूटती है और दो कोशिकाएं बन जाती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। क्रोमोसोम की संख्या जितनी होती है उतनी इसमें होती है। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है, कोशिका में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना है। ठीक है, ऐसे होती है जिस पर डीएनए स्थित होता है, और डीएनए क्या करता है, आनुवंशिक सूचना का वहन करता है। आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। और इसका महत्व क्या है, माइटोसिस विभाजन जो समसूत्री विभाजन है वो क्या करता है, वृद्धि और उत्तक की मरम्मत करता है। यानी कोशिका में वृद्धि किससे होती है, समसूत्री विभाजन से। इसके अलावा उत्तक की मरम्मत भी करता है। उदाहरण मनुष्य के शरीर की सामान्य कोशिकाएं, त्वचा है, हड्डी है, ये क्या करती है, वृद्धि किससे करती है, समसूत्री विभाजन से करती है। अगला है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें एक कोशिका से चार कन्या कोशिकाएं बनती है, चार डॉटर सेल बनती है। एक कोशिका है, उसके चार टुकड़े होकर चार कोशिकाएं बनती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इसमें जितनी क्रोमोसोम की संख्या होती है उससे इसमें आधी हो जाती है। उदाहरण है अंडाणु और शुक्राणु की कोशिका है। हमारे शरीर में प्रजनन संबंधी जो शुक्राणु है, अंडाणु है, उनमें क्या है, विभाजन इनसे होता है। महत्व है, गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है और आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। नर व मादा गेमेट मिलते हैं। प्रजनन का पाठ 10वीं में आप पढ़ेंगे, 8वीं में थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे। तो शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, दो अलग अलग नर मादा के मिलते हैं, इसलिए इसमें आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है, जबकि इनमें समसूत्री विभाजन में कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। और मियोसिस विभाजन प्रजनन कोशिकाओं गेमेट्स के निर्माण, गेमेट्स है ना शुक्राणु और अंडाणु का, शुक्राणुओं का निर्माण किन में होता है, नर में होता है। ठीक है, नर या लड़कों में होता है, और अंडाणु का निर्माण लड़कियों में होता है। ठीक है, तो ये था पाठ का नोट्स कोशिका से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।